नमस्कार, सुप्रभात। मैं सतन कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल कोलां बाजार। आज हम सभी लोग बेबी हालदार जी द्वारा लिखित आलू आधारी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से बेबी हालदार जी मानव समाज को प्रेरणा या देने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ ये बताने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति जीवन में अपने आप को अकेला न समझे। और बहुत से व्यक्ति इस बात को लेकर काफ़ी उनके अंदर असमंजसता पाई जाती है, वह जीवन में अकेले हैं। हर व्यक्ति जीवन में अकेला है और अपने अकेले जीवन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन में आए हुए सभी कठिनाइयों का, सभी समस्याओं का, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का वह स्वयं उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में सभी व्यक्तियों की जो परिस्थितियां होती हैं अलग अलग होती हैं। इस अलग परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने साहस, धैर्य, धीरज इत्यादि का पालन करते हुए विषम से विषम परिस्थितियों को भी अपने जीवन में अनुकूल परिस्थितियों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इस पाठ में बेबी हालदार जी हमें यही बताने का प्रयास करते हैं, हमें कभी भी जीवन की समस्याओं को देखकर घबराने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हर दिन के बाद रात, हर रात के बाद दिन का होना सुनिश्चित है, उसी तरह से जीवन में दो प्रकार के भाव हैं, सुख और दुख। एक आएगा तो दूसरा नहीं रहेगा, अर्थात एक की उपस्थिति में दूसरा अनुपस्थित रहेगा, और दूसरा जब उपस्थित हो जाएगा तो पहला वाला अनुपस्थित हो जाएगा। इस तरह से व्यक्ति को यह शाश्वत सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। जैसा अभी तक हम लोगों ने देखा कि बेबी हालदार जो अपने बड़े लड़के को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं, एक दिन तातुस उनकी परेशानियों को देखते हुए वह पूछते हैं कि आपका बड़ा लड़का कहाँ रहता है। तो वह इस बात का सही से उत्तर नहीं बता पाती हैं। वह कहती हैं जिन लोगों ने हमारे बड़े लड़के को ले गए थे और उन लोगों से मैं कई बार पता की, लेकिन वह कहाँ रहता है उस मकान का वह सही से नंबर भी नहीं बता पाए, और उस शहर का मैं 2 से 3 बार मूल्यांकन भी करवाई, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। लेकिन मैं यह लोगों से पता चला है कि जहाँ वह ले गए थे, जिस मकान मालिक के यहाँ काम वह कर रहा था, उन्हीं का इस शहर में कोई दवा की दुकान है और इस तरह से वहीं पर वह है। तो तातुस कहते हैं इस शहर में तो दवा की दुकान बहुते हैं, इतना खोजना आसान तो है नहीं। फिर वह एक दिन निकलते हैं, 2-3 घंटे बाद आते हैं। जब आते हैं तो ऐसे स्थिति में वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और बेबी हालदार किचन में काम कर रही हैं, और बात करते करते वह बेबी हालदार को आवाज़ भी देते हैं। और इस तरह से जब वो नीचे आती हैं तो कहते हैं कि लो फ़ोन पर बात कर लो। तो फिर वह उनको ऐसा परिचित महसूस होता है, उधर कोई हलो हलो कर रहा था। फिर वह फ़ोन कान पर से हटाने के बाद वह कहती हैं किसकी आवाज़ है, तो वह कहें कि तुम अपने बेटे की आवाज़ को भी नहीं पहचान पा रहे हो। और इस तरह से वह कहती मेरे बाबू, और इस तरह से बात होती है। दोनों लोग एक दूसरे की कुशलता को जानने का प्रयास करते हैं, और फिर तातुस से पूछते हैं कि तुम अपने बड़े लड़के से मिलने जाओगी? तो कहती हाँ। कब जाओगी? जब आप ले चलेंगे। इस तरह से अपने लड़के से मिलने के लिए जाती हैं। वह पौधे में पानी डाल रहा होता है, और इस तरह से वह अपने छोटे भाई और बहनों को देखने के बाद बहुत खुश होता है। और इस तरह से वह अपनी कुशलता तो बता रहा था, लेकिन उसकी आंखें यह बता रहे थे कि वह कुशल नहीं। लेकिन वह अपने बच्चे को भी अपने साथ नहीं ला पाती, क्योंकि वह यह सोचते थे कि तातुस सोचेंगे कि बहुत पूरा मतलब इनको शरण क्या दे दी, इन्होंने पूरा मेरे घर को एक कि मेरे घर को
एकदम अपना घर समझ ली हैं। इसीलिए वह कहते हैं, फिर तातू से कहते हैं मैं इतने वयस यानी इतनी उम्र की लड़कियों को अपने घर में कभी शरण नहीं दी। इसके बाद वह चली आती हैं, बार बार उनका मन उस अपने बेटे पर लगा रहता है। तो आगे देखें क्या होता है। होते होते एक दिन तातू स्वयं ने कहा तुम अपनी बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। इस तरह से होते होते एक दिन उन्होंने बीबी हालदार से कहा कि काली पूजा का दिन समीप आ रहा है, ऐसे काली पूजा के दिन के अवसर पर तुम अपनी बड़ी लड़की को यहाँ ले आना। मैं खुश हुई, बहुत खुश हुई। वह फिर बोले उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वह रोज़ तुमसे मिलजुल सके। और इस तरह से कहते हैं कि यहीं पर उसके लिए भी काम ढूंढ लो जिससे वह तुम्हारी मुलाकात उसे रोज़ प्रतिदिन होती रहे। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। बेबी लेकिन जानती हो कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, अर्थात एक आपराधिक की श्रेणी में आता है। उसे वहाँ से छुड़ा लाना चाहिए, लेकिन वहाँ से उसे मुक्त कराना चाहिए। इस तरह से उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वह कोई और काम या कुछ पढ़ना लिखना भी सीख सके, कुछ और पढ़ना लिखना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा? और इस तरह से अपने मन में पूछने लगी कि 3 बच्चों के साथ यहाँ रहना क्या संभव है, अर्थात 3 बच्चों के साथ यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, लेकिन आप तो कहे थे कि यहाँ काम करो और कहीं और मिले काम तो 2 घंटे के लिए काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों न करूँ। तातू बोले उससे क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगे और आकर फिर यहाँ खटना होगा, ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा। इतनी भाग दौड़ करना ठीक नहीं। फिर उसकी ज़रूरत भी क्या है, इसकी ज़रूरत भी क्या है। अभी तो यह सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ, जैसा अभी चल रहा है उसी तरह से चलाने का प्रयत्न करो। इस तरह से बेबी हालदार यह सोचती हैं कि मैं तातुस के घर भी काम करूं और कहीं 1-2 घंटे के लिए और काम पकड़ लूं, जिससे जो बड़े लड़के के आ जाने के बाद जो दैनिक जो खर्चे में जो बढ़ोतरी हुई है वह एडजस्ट हो जाए, अर्थात उसको वह सामंजस्य कर ले। लेकिन तातुस उनको यह मना कर देते हैं कि बाहर से खट के आओगे फिर यहाँ खटोगे काम करोगे तो दिन पर दिन जो तुम्हारा स्वास्थ्य है वह गिरता हुआ चला जाएगा और तुम एक दिन अस्वस्थ हो जाएगी, अर्थात बीमार पड़ जाओगी। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। तातुस जो कहते सही कहते। मैं सोचती इस तरह से भी कभी मेरे बाबा माँ ने भी मुझे नहीं समझाया, कभी मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझाया। लगता है पिछले जीवन में वह सचमुच में मेरे बाबा ही थे। ऐसा लगता है पिछले जीवन में भी सचमुच में ही वे मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता क्यों करते, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे कितनी चिंता क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। फिर थोड़ी देर बाद तातुस कहें कि तुम ज़्यादा मत सोचो, जो तुम्हें मैं लिखने पढ़ने का काम दिया है वही तुम करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओ, जितना बेकार में तुम यहाँ वहाँ के काम में लगा रही हो उतना तुम लिखने पढ़ने में लगाओ। तुम देखोगे कि एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, एक दिन तुम्हारे वही काम आएगा और कुछ करने की क्या ज़रूरत है। और प्रश्नवाचक, इसके अलावा तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है। मैं तुम्हारा हर एक ज़रूरत पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम ज़्यादा मत सोचो, बस इसी में लगे रहो, इसी से काम चलाओ और इसी से थोड़े से ही काम चलाने का प्रयास करो। फिर काम चलाओ न बेबी, और फिर यह भी तो सोचो तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं।
यह भी सोचो हमारे जो बंधु हैं तुम्हारे लिखने के लिए कितना तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, हमेशा लिखने के लिए जिक्र करते रहते हैं। लिखना बंद मत करना, तुम लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वह न कर बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रहे हो तो वे मुझे ही दोष देंगे। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि तुम लिख नहीं रही हो क्योंकि मैं तुम्हें लिखने का अवसर नहीं दे पा रहा हूँ, तुम लिखने के समय में बाहर काम के लिए जा रही हो, तो वह इसका जो दोष है वह मेरे ही मत्थे मरने का प्रयास करेंगे, अर्थात इसका दोषी मुझे ही मानेंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, कुछ दिन बाद तातुस एक दिन मुझसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम अपने लड़के को वहाँ से ले आओ, बेबी तुम अपने लड़के को जाओ वहाँ से लेके आ जाओ, मुझे उसका वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा लड़का वहाँ काम करता है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है, अच्छा जरा सा भी नहीं लगता। वह इसी तरह दूसरे के घर काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, और इस तरह से वह अभी इसी उम्र से दूसरे के घरों में काम करते रहेगा तो उसका जीवन समझो बर्बाद हो जाएगा। यह ठीक नहीं, समझो यह ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहता बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह कष्ट नष्ट हो जाए, कि बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए। बेबी तुम आज ही जाकर उसे ले आओ, तुम आज ही जाओ उसे लेके आओ। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। इस तरह से तातुस का जो हृदय है, हृदय परिवर्तन होता है और बेबी हालदार जो अपने लड़के के दुखों में हमेशा सराबोर रहती हैं अर्थात डूबी रहती हैं, उनके दुखों को मान्यता देते हुए वह उनके लड़के को अपने पास बुलाने के लिए या रखने के लिए इजाज़त दे देते हैं। साथ ही साथ यह भी कहते हैं अभी से वह घर के सभी कामों में लिप्त रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ बन नहीं पाएगा, अभी उसकी उम्र काम करने की नहीं है। इस तरह से उस दिन मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे और उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जा कर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जहाँ पर वह रहे, घर का काम भी करे और साथ ही साथ कोई हुनर का काम भी ढूंढ सके अर्थात कर सके। ऐसा काम लेकिन मुश्किल ही से मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, मेरे पास अब तीनों बच्चे मेरे पास ही थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। तो प्रश्न उठता है कि बेबी हालदार के तीनों बच्चे उनके पास थे, फिर भी बेबी हालदार खुश क्यों नहीं थी। मैं सोचते हम लोगों को खिला पहना तो वह रहे ही हैं, वह कितना हमारे लिए करेंगे। और इस तरह से मैं सोच रहे थे वह उन्हीं के टुकड़ों पर मैं पल रही हूँ, वह हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम कितना उनके ऊपर भार और सौंपें, हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिर मुझे सचमुच में बहुत बुरा लगता, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता कि हम दिन पर दिन तातुस के ऊपर बोझ बनते चले जा रहे थे। मैं तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूँगी, जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है मैं हिसाब से चलूँगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अभी भी बनाऊँगी, जितना पहले मैं भोजन पकाती थी उतना ही भोजन मैं अभी भी पकाऊँगी। तातुस समझ गए थे, लेकिन मेरी दिनचर्या को तातुस समझ गए थे। वे खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ, मैं खाने पीने को लेकर काफ़ी कुछ उलझन में हूँ, अभी उलझन में हूँ। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे और इस तरह से कई दिनों तक मैं अपने बच्चों को खिला देती थी और अपने खाना नहीं खाती थी। इस बात को काफ़ी कम खाना खाती थी कि तातुस के जो खर्चे हैं, खाने पीने की जो व्यवस्था है उसमें कहीं कमी न हो जाए, अर्थात अतिरिक्त
खर्चे बढ़ न जाएं, इसीलिए मैं उतने ही खाने पर अभी बनाती थी जितने मैं पहले अपने बड़े लड़के के आने से पहले मैं बनाती थी, कि तातू से न समझे कि बड़े लड़के के आने के बाद जो खाने की जो वस्तुएं हैं वह काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। तातुस भी इस बात को समझ गए थे, इसीलिए वह अपने पास ही मुझे बैठाते थे खाना खाने के लिए। सामने खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते, कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल देते थे और मुझे देते, और इस तरह से देते और उसी समय खा लेने को कहते। और इतना ही नहीं, उसी समय वो खाने के लिए भी हमसे कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। उन लोगों के स्नेह देखने बाद मैं सोचने लगी कि मेरे प्रति मेरे जीवन का जो यह सुख है इस समय मुझे जो मिल रहा है वह पहले कहाँ था। फिर मैं इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं दिखे। मैं बहुत से घरों में काम किया लेकिन इस जैसे घर के लोग कहीं नहीं मुझे दिखे न मिले। इसके पहले जहाँ भी मैं रही वहाँ काम के लिए मुझे महीना मिलता था, और इसके पहले मैं जहाँ काम करती रहती थी करके वहाँ काम समाप्त होने के बाद महीने महीने मुझे महीना अर्थात पैसे मिलते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ तो यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं यह समझ कर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा। तातुस पैसे देते समय यह कहते कि बेबी यह मत समझना कि तुम्हें मैं महीने का मासिक वेतन दे रहा हूँ। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ, और कभी इस बात का भी मन में जिक्र न करना कि मैं उस हिसाब से पैसे तुम्हें देता हूँ जैसे लोग मासिक वेतन के दौरान अपने घर में काम करने वाले कर्मियों को या कर्मचारियों को देते हैं। तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। जो भी पैसा देते थे वह यह नहीं कहते थे कि समझो कि यह सैलरी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझो कि तुम्हें यह जेब खर्चा मैं दे रहा हूँ, अतिरिक्त खर्चा दे रहा हूँ, तुम्हारी पूरी पूरी सैलरी मेरे पास जमा है। और इस तरह से तातुस बेबी हलदार को जेब खर्च के रूप में पैसे देते थे, न कि उन्हें मासिक सैलरी के रूप में पैसे देते थे। और इस तरह से तातुस के इस समर्पण उस लगाव को बेबी हलदार ने इस तरह से आकर्षित किया उनके जीवन को, वह तातुस के इस अपार प्रेम या लगाव के तले वह दबती चली जाती हैं, और इस तरह से वह सोचती रहती हैं ऐसे मकान मालिक यदि जीवन में मुझे पहले मिल गए होते आज मेरी इस तरह की दुर्दशा नहीं हुई होती।